हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीटेट 2019 का जुलाई सेशन का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। देखिए समावेशित विद्यालय है, ठीक है, जिसमें सभी बच्चे हैं, उसमें से दृष्टिबाधित छात्रों की बात कर रहा है। ठीक है, दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को आप कैसे पूरा करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। लेकिन उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, नहीं, विशेष शिक्षक नहीं। और उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, नहीं। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन सिर्फ ये बच रहा है जो आपका काम का है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधन का प्रयोग करके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, कक्षा 3 के छात्रों ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया कि 16 गुणे 25 और फिर है 8 गुणे 2, 5 गुणे 5, और आंसर निकाला है ऐसे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है, ये बताना है हमें। देखिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं। पुनरावृत्त योग नहीं है, प्रतिफलक गुणन सिद्धांत नहीं है, वितरण सिद्धांत नहीं है, ये है सहचर सिद्धांत। क्यों, देखिए सहचर सिद्धांत क्या कहता है। सहचर सिद्धांत के 2 नियम हैं, सबसे पहली क्लास में बताए थे हमने। सहचर सिद्धांत का नियम क्या है, पहला क्या था, योग वाला, कि अगर आप 5 + 4 करें या 4 + 5 करें, दोनों बराबर बात है। ठीक है, और इसी गुणा का सहचर नियम क्या कहता है, 5 गुणे 4 करें या आप 4 गुणे 5 करें तो भी इससे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। वैसे ही देखिए इसमें क्या कहा, 16 के इसने गुणनखंड कर लिए 8 गुणे 2, और 25 के 5 गुणे 5 कर लिए, और फिर गुणा करके आंसर वही निकाला है। आप 16 का गुणा डायरेक्ट करेंगे 25 से तो भी क्या आएगा, आपका 400 आएगा। ठीक है, और इसका भी 400 आया है, बस खाली क्या है, थोड़ा सा वे अलग है, रास्ता अलग है दोनों लोगों का। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, सहचर सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 33, निम्नलिखित में क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक संख्या संकल्पना जैसे क्या है, जब बच्चों को एक सिखाया जाता है तो पहले तो बनाना सीखता है कि ये एक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा। फिर क्या, पहले उसकी सीधे संकल्पना सीखी जाती है कि ये एक क्या है, डिनोट क्या करता है, ये क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, वर्ग समावेश, ठीक है, संरक्षण, मापन और वर्गीकरण। जैसे वर्ग समावेश जैसे कहने का मतलब है, आप 1 से गिनती चालू करते हैं 10 तक आती है तो ये एक वर्ग है, 11 से चालू करते हैं 20 तक आती है तो क्या है, ये वर्ग है, वर्ग समावेश। ठीक है, संरक्षण का अभी प्राथमिक में कोई भी मतलब कोई भी स्थान नहीं है अभी। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका ये है। तीसरा क्या है, मापन का उपयोग सही, जैसे आपने 16 लिखा है तो 16 का मतलब जैसे बच्चों को गिनाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो हो गया मापन। और वर्गीकरण का मतलब बांटना, कोई भी चीज़, ये इतने अलग हो गए, ये इतने अलग थे, ये इतने अलग थे, तीनों को अगर हमने योग किया तो क्या आया, इस टाइप से बात। तो हमें क्या चाहिए, संरक्षण जो है वो इससे संबंधित नहीं है। अभी प्रारंभिक संकल्पना में हमें संरक्षण के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो क्या बताया गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 यही आपका है। तो गलत, लेकिन उसने पूछा है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, संख्यांक जानते हैं। जैसे अगर हमने ये लिखा है 2, तो ये 2 क्या है, संख्या आप बोलते हो इसे, लेकिन ये संख्यांक है, संख्या को डिनोट कर रहा है। ठीक है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, 3 अगर लिखा है हमने तो 3 किसे बोलते हैं, जैसे आपके पास 1 केला है, 2 केला है, 3 केला है, तो 3 केले तो हैं, लेकिन डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, 3, जिससे पता चलता है कि ये 3 है। ठीक है, अगला क्या है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। 3 को अगर आपके पास कोई भी 3 वस्तु हैं, उन्हें अगर हमें डिनोट करना है तो संख्यांक 3 ही लेंगे। ऐसा नहीं कि 4 के द्वारा इसे हम कर लें, या 13 के द्वारा या 23 के द्वारा इसे हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए सही है। तो कहने का मतलब क्या, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए आपके क्या है, ऑप्शन ए क्या कहता है, ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। ए शुद्ध है, बी अशुद्ध है, हाँ ये ठीक है। पर देख लेते हैं आगे कोई और ऑप्शन ना हो। बी शुद्ध है, नहीं बिल्कुल नहीं।
ए और बी दोनों शुद्ध हैं, बिल्कुल नहीं। ए और बी दोनों शुद्ध नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आपका आंसर 1 सही है। अच्छा 34 का, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। गणितीय प्रक्रम मतलब गणित, अगर आप गणित आप पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रक्रम का मतलब कोई भी स्टेप उसका नहीं है, स्टेप नहीं है। तो क्या देखिए, मानस दर्शन बिल्कुल है, कंठस्थ करना एक चीज़ ये, आकलन करना, आप कोई भी चीज़ निकालें आंसर सही है नहीं तो आकलन करेंगे, पक्षांतर होता ही होता है। कंठस्थ करना गणित में आप ऐसे समझिए, गणित जो भी है उसमें क्या है, आपको ये बताया गया है कि कंठस्थ कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये आपका इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्या बोल रहा है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं, एक टोकरी में आपके ये 15 संतरे हैं, और दूसरी टोकरी में कितने हैं, 17 संतरे हैं, ठीक है। सब मिलाकर कितने संतरे हैं, तो बच्चा कैसे निकालेगा, 15 ये हैं और प्लस 17, कैसे भी नहीं गिनेगा, कैसे भी नहीं गिनेगा, और इनका योग करके रख देगा, ठीक है। अगला क्या है, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई है, तो नई कीमत है। देखिए अब एक मिनट, आप क्या है, 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हुई है, तो 375 इसका कोई ना कोई परसेंटेज या कोई एक निर्धारित मान होगा जिससे 375 की वैल्यू निकली होगी, ठीक है। और ये सीधा सीधा था, इसमें हमें कुछ करना नहीं था, सीधे 15 प्लस 17 और 15 और 17 का योग ही तो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। अब हम आपको बता दें इन दोनों को कहते क्या है। अगर आपके पास कोई भी एक ही जैसे संतरे थे और संतरे थे, या हम कहते हैं अमरूद या कुछ और भी देता है, अगर टोटल नंबर पूछता है, सीधे सीधे अगर आपको ऐड करना है तो आप उसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं क्या, समुच्चयन संरचना बोलते हैं इसे, ठीक है। समुच्चय आपने पढ़ा होगा, समुच्चय, ठीक है, उसी में खाली ना लगाना, समुच्चयन, ठीक है, समुच्चयन संरचना बोलते हैं। हम सीधे सीधे अगर जोड़ते हैं 15, 17, 18 कुछ भी ऐसे जोड़ेंगे तो वो क्या होगी, समुच्चयन संरचना होगी। और अगर कोई भी जैसे बजट आया या कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं दिख रही, उसके बाद कैलकुलेशन करके अगर हमें लिखना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संवर्धन संरचना बोलते हैं उसे, ठीक है। तो सीधे हुआ तो समुच्चयन और दूसरा हुआ तो क्या, संवर्धन संरचना होती है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखते हैं अब ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए क्या आपके कह रहे हैं, ऑप्शन ए है, देखिए एक योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ये हमने आपको बताया था कि क्या है, देखिए इसमें आपको सीधे सीधे जोड़ रहे हो तो ये क्या है, समुच्चयन है, और दूसरी में आप कोई भी जैसे दूसरी चीज़ है उसके साथ बाद में योग किया जा रहा है तो ये क्या है, संवर्धन संरचना है। तो ऑप्शन एक तो हमारा देखिए मिल रहा है, लेकिन हम और एक बार पढ़ते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना प्रदर्शित करते हैं, नहीं। दोनों ही योग की संवर्धन, नहीं। ए योग की संवर्धन, देखिए अब ये और ये क्वेश्चन आंसर दोनों सेम है, बस थोड़ा दोनों में अंतर क्या है, इसमें समुच्चयन ए को बोला है, इसमें ए को संवर्धन बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए जो सीधा सीधा है उसे समुच्चयन बोलते हैं और जो थोड़ा सा घुमाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, संवर्धन संरचना बोलेंगे। इसलिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या कहता है 37 नंबर, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार, जीन पियाजे ने मैथ की भौतिक संकल्पनाओं के बारे में बताया था, माप की विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में कथन दिया था। आयतन के, पहला देखिए क्या है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। आयतन, आप सोचिए अगर कोई भी चीज़ बच्चे के सामने पड़ी है तो पहले वो उसके द्रव्यमान मतलब भारी कितना है इस पे ज़्यादा वैल्यू होगी, या किसमें कितना पानी आ रहा है इस पे ज़्यादा वैल्यू होगी, ये तो पहला नहीं होगा। दूसरा क्या है, भार के संरक्षण की समझ, और एक चीज़ हमने आपको क्या बताई थी, संरक्षण वर्ड लगा, देखिए पहले आप इसमें, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। संख्या, अगर उसे पता ही नहीं होगा कि 5 किलो है तो सबसे पहले क्या आया, 5 आया ना, तो सबसे पहले तो संख्याओं की समझ होनी चाहिए ना, भार की थोड़ा ना होगी, ठीक है। ये खत्म कर दीजिए आप। दूसरा क्या है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संरक्षण की, देखिए उसमें भी भार और लंबाई ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो ये भी हटा दीजिए आप। चौथा क्या बचा है, भार के संरक्षण की समझ
भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। हाँ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें देखो संख्या बोली गई ये बाद में, ठीक है, लेकिन इसमें बोला भार के संरक्षण के समय आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ठीक है। तो भार पहले पता चलता है, आयतन बाद में पता चलता है। ये जीन पियाजे ने बताया था कि कोई भी बालक है वो भार के संरक्षण की समझ पहले अनुभव करता है और उसके बाद उसके आयतन के संरक्षण के समझ को अनुभव करता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल्स दे दिए। देखिए आप, टाइल्स मतलब ऐसे टुकड़े होंगे, ऐसे 25 ऐसे जोड़ जोड़ के उसने ऐसे बनाए होंगे, ठीक है। ये आप टाइल्स मान लीजिए कि 25 हैं ऐसे, ठीक है। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। देखते हैं कौन सी गणितीय अवधारणा लगती है इसमें। पहला देखिए क्षेत्रफल। आप इससे क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए आप निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए, देखिए गुणनखंड का मतलब क्या है, खंड खंड में लगे हुए हैं ये, ठीक है। कितने गुणन है, मतलब अगर इसने 25 टाइल्स दिए देखिए तो 25 इसका गुणन है, ठीक है। तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं, तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए भी सही है। पर देखते हैं क्या होता है। क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, आयतन कोई लिक्विड तो दिया नहीं हमने इसको कि आयतन निकालेगा बैठ के। वो आयतन निकाल सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकता इसका आयतन, ठीक है। आयतन और लिक्विड होता तो आयतन निकालते हैं हम। तीसरा क्या है, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन नहीं निकाल सकते हैं। देखिए आयतन आ गया तो ये भी खत्म हो गया। आयतन इसमें भी निकाल सकते हैं, देखिए आयतन नहीं है तो केवल क्या क्षेत्रफल निकाल लोगे आप, परिमाप निकाल लोगे आप और गुणनखंड निकाल लोगे आप, ठीक है। इसलिए 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। देखिए मैथ्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसकी बारे में बात कर रहा है। देखिए पहला क्या है, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना। चित्रांकन करना, आप कोई भी क्वेश्चन बताएंगे उसे पीछे से सॉल्व करेंगे और फिर रट लेना। रटना तो वैसे भी गलत बात बताई गई है मैथ में, तो पहला नंबर नहीं होगा। चलते हैं अगले में क्या बोला है। दूसरा है विवेचना करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। देखिए विवेचना, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ें कि क्या बोल रहा है, इसे बोलेंगे विवेचना करना। चर का प्रयोग करना, आपने कुछ भी कहा था 45 48, जोड़ा घटाया गुणा किया जो भी किया, ये क्या है, आपका चर का प्रयोग करना। फिर तीसरा क्या, प्रतिरूप का मतलब जो आंसर आया है वो इसके सुटेबल हो रहा है, इसके हिसाब का नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्रतिरूप देखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। पर आगे और देखते हैं क्या है। कंठस्थ करना, सबसे पहले कंठस्थ करना दिखाया तो आप याद तो करना नहीं, कुछ भी हटा दीजिए। पहला क्या है देखिए, फिर चौथा क्या है, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना। फिर से कंठस्थ इसने वर्ड यूज़ किया तो इसको भी हटा दीजिए। आपका क्या होगा, बचा क्या, 2, विवेचना करना, चर का उपयोग करना और प्रतिरूप देखना। तो 39 का आंसर नंबर 2 ही सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्या बोल रहा है। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह है। देखिए ये तो याद करने का क्वेश्चन है। वॉन हेले, आप देख लीजिए, वॉन हेले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथ्स के बारे में बताया है बच्चों के लिए, ठीक है। तो वॉन हेले ने सिर्फ ज्यामितीय चिंतन की विकास की अवस्थाओं को संकेत किया है, ठीक है। किसने किया है, वॉन हेले ने सिर्फ ज्यामितीय चिंतन की विकास अवस्थाओं का उपयोग या वर्णन किया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका, ठीक है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह है ज्यामितीय चिंतन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 41 है, क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, देखते हैं। कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। और देखते हैं दूसरा क्या है, गणितीय संकल्पनाओं को कठोरता देने वाला होना चाहिए। तीसरा देखते हैं, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा लग रहा है, प्रतिदिन के अनुभव जो भी आप वो देख रहे हैं या जो सीख रहे हैं, ठीक है, उससे क्या है, आप जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसने कोई भी देखा, सामने ब्लैक बोर्ड ही देखा, तो ब्लैक बोर्ड देखता है, फिर धीरे धीरे आप उसे बताओगे कि ये आयत है, ठीक है, तभी तो ये जानेगा क्या है, ठीक है। तो आपका क्या है, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। कार्य विधिक ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, किसी चीज़ से रिलेट करके या बच्चों को समझा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। कठोरता, आप उन्हें कठोरता से तो समझा ही नहीं सकते, आपको प्यार से समझाना पड़ेगा उन्हें।
छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। प्रगामी गणित, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तीसरा भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, इसलिए आंसर नंबर 4 सही होगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 43, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3, 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। देखिए गिनतारा सिर्फ गिनती गिनने के लिए है। अबेकस आपने देखा होगा, ये होता है, इस पे ऐसे छोटे छोटे बॉल पड़े होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 2 हटा दिए, कितने बचे, इन सब के लिए उपयोग होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, संख्या चार्ट है। संख्या चार्ट में आपको संख्याओं के अवस्था के बारे में बताया जाएगी, कौन सी संख्या कहाँ पे रखी गई है, तो इसमें तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा है ग्राफ पेपर। देखिए ग्राफ पेपर अगर आपने देखा है तो ग्राफ पेपर में क्या होगा, ऐसे बॉक्स होते हैं बहुत सारे, ये बॉक्स बने होंगे ऐसे आपस में, और देखिए ध्यान से, एक बॉक्स जो है ये वर्ग होते हैं सारे, और इसमें छोटे छोटे पार्ट और होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल करके 10 लाइनें और होंगी, और वो हल्की हल्की होती हैं, एकदम हल्की हल्की, ये डार्क होंगी, ये हल्की हल्की, तो मतलब इसमें 0.1 से भी स्टार्ट होता है और पूरा 1 भी बॉक्स होता है, इतना होता है, ठीक है। और अगर आपको पॉइंट के बारे में कुछ बताना है कि 0.3 तो मतलब 3 रेखाएं छोटी वाली, 0.2 मतलब 2 रेखाएं छोटी वाली, बराबर 0.06, अगर ऐसी कोई संकल्पना बनानी है तो आप ग्राफ पेपर से हाँ समझा सकते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन में देख लेते हैं क्या, डायनिस ब्लॉक्स। नहीं, डायनिस ब्लॉक्स हमने आपको बताया था, आप भिन्न का कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इसका प्रयोग करने के लिए आप डायनिस ब्लॉक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। डायनिस ब्लॉक्स का उपयोग कहाँ पे करेंगे आप, डायनिस ब्लॉक्स का उपयोग आप भिन्न को छोटा या बड़ा बताने के लिए करेंगे। तो बचा क्या है आपके पास, ऑप्शन 3 ही बचा है, ग्राफ पेपर, जिससे आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का शिक्षण अधिगम का साधन उचित कौन सा होगा, इसके लिए ग्राफ पेपर ही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहा गया है, काफ़ी सब्जेक्टिव है ये पार्ट मैथ्स का इस बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना है, ठीक है। योजना है नहीं बोला है, कौन सी योजना नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियों, देखते हैं ऑप्शन क्या है, एक, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी और आगे क्या है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, एक से अधिक, कन्फ्यूज़न मतलब, तो ये तो अभी डाउट वाला है, ठीक है। तीसरा क्या है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं वाला जो मिला है वो ये मिला है अभी आपको, एक मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का उपयोग किया जाए। जैसे क्या मूल्यांकन करना है आपको प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को, तो आप क्या मूल्यांकन समूह में करेंगे, अगर आपको बच्चों का करना है तो, विद्यार्थियों का करना है तो आप उसे समूह में नहीं करेंगे, उनसे किसी एक एक से आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए बोल रहा है, ठीक है। तो अभी तक का तो आपको यही मान लीजिए ये गलत है। और आगे देख लेते हैं, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। ये देखिए ये भी क्वेश्चन सही है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, हाँ भी सही है। लेकिन समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करेंगे तो आप क्या है, विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर इसका 43 का ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए ध्यान से एक बार, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है की बात कर रहा है वो, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या कहा गया है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम की कठोरता का पालन करना चाहिए। देखिए विशेषता नहीं है की बात कर रहा है वो, ठीक है। अगर आप कोई भी आप बच्चों को कोई भी नई चीज़ सिखा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा या कुछ भी, तो क्या आप उन्हें बाउंडेशन लगाएंगे, नहीं आपको ये 5 मिनट में ही सीखनी है या ये 5 घंटे में ही सीखनी है, ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं लगा सकते ना उनके आगे आप, ठीक है। तो पहला एक ऑप्शन मिला है जो गलत है, मतलब इसके हिसाब से सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। बनी बात है, अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपको छात्रों की त्रुटियों का प्रतिरूप
अध्ययन करना होगा और उसके ऊपर आपको देखना होगा कि कहाँ हमें इस पर सही कर सकते हैं, तो ये तो सही होगा। ठीक है। तीसरा क्या है, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, कि प्रतिदिन बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये भी सही होगा। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। बनी बात है, एक अगर आप एक क्वेश्चन ले लीजिए या कोई भी एक चीज़ बताने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सारे बच्चे क्लास में आप आसानी से सीख जाएंगे, आसानी से सिखा सकते हैं आप उन्हें, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है। तो आपने दो चीज़ें बताई, हो सकता है वो आधों के आ जाए, नहीं आ रही आधों को, और नीचे वालों से आधों को आ जाएगी, तो इसलिए पूरा क्लास उसे सीख सकता है। ठीक है, तो ये तीनों तो आप प्रयोग कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, लेकिन क्या है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम की कठोरता से पालन करना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या क्या उसमें विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने की संख्या दे रखी है, देखिए अगर किसी भी एक खेल की या किसी एक, जैसे पिछले पेपर में था नीम के पेड़ों की संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें क्या खेलने के लिए छात्रों की संख्या 160 है, तो शतरंज के खिलाड़ी पूछ रहा है इसने, टोटल खिलाड़ी भी नहीं पूछे हैं। ठीक है, तो आप एक मिनट मान लीजिए, टोटल खिलाड़ी आपने क्या माना, आप मानिए कुल खिलाड़ी, कुल खिलाड़ी कितने हैं, एक्स आप मान लीजिए, आपने क्या किया, ये माना है कुल खिलाड़ी, हमने कहा एक्स हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, तो आधा मतलब x/2, तो x/2 ये किसके हो गए, ये हो गए बैडमिंटन के। ठीक है, बैडमिंटन के हो गए। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, तो x का 1/4 मतलब x/4 क्या करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, और क्या बोला है, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/8 छात्र क्या खेलते हैं, मतलब x/8 टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। 1/16 छात्र, देखिए 1/16 मतलब x/16 छात्र क्या करते हैं, सॉरी शतरंज खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। ठीक है, बाकी तैराकी करते हैं, तो बाकी का हमें अभी कुछ पता नहीं है, तो हम छोड़ देंगे अभी, हमें से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो पूछता है सिर्फ बाकी का ही, तो क्या करोगे आप, इन्हें सबको ऐड करोगे, सबको जोड़ के एक्स से घटा दोगे तो बाकी छात्र निकल आएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कहा नहीं, उसने कहा है यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, वॉलीबॉल खेलने वालों के, वॉलीबॉल देखिए कितने खिलाए हैं आपने, x/4 जो है वो किसके बराबर है, 160 के, क्योंकि हमने अपने में क्वेश्चन में क्या माना है, x/4 स्टूडेंट्स हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, और क्वेश्चन में बोला है वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, इसलिए आपने इसमें ऐसा रख दिया। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लीजिए, ये बटे में था, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। x बराबर 16 चौको 64 मतलब 640। इससे आपको क्या पता चला, कुल खिलाड़ी जो आपने x माने थे ये निकल आया आपके 640 हैं ये। ठीक है, कुल खिलाड़ी कितने थे, 640 थे। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, शतरंज के बारे में पूछ रहा है। देखिए शतरंज आपने क्या माना है, x/16 छात्र शतरंज माने, और टोटल तो आपने निकाल लिए ना, 640 है टोटल, तो 16 छात्र हैं तो 16 आप निकाल दो। ठीक है, ये 640 पूरे थे, और 1/16 मतलब x/16, तो x तो यही था और 16 यही नीचे, 16 से भाग कर दिए। नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख लिए, टोटल खिलाड़ी ये थे और 1/16 आपके शतरंज खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 640/16, और 16 चौको 64 मतलब 40 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 40 में ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 40 छात्र जो हैं वो शतरंज खेलते हैं, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे। देखिए पहले हम आपको बता दें, चतुर्थांश ज्यामिति में ये चतुर्थांश होते हैं, आपने पढ़े होंगे x डैश y डैश। ठीक है, यहाँ सारे प्लस में थे, ये ऐसे 0 होता था, यहाँ 1 2 3 ऐसे होगा, और यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे होता था। ठीक है, तो आपको याद हो गया चतुर्थांश। देखिए ये पूरा था, ये पूरा क्या था, इतना बड़ा चतुर्थांश आपने बनाया, तो एक पार्ट क्या है इसका, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तब तो ये पूरा बनेगा। और चतुर्थ अंश आप देखो ध्यान से, इसका मतलब चतुर्थ
और अंश, इसका अगर आप तोड़ोगे तो चतुर्थ प्लस अंश मतलब चारों में से जो एक है, तो मतलब चतुर्थांश का मतलब क्या होता है 1/4। ये है एक पार्ट जो दिया गया आपको, ये होता है क्या चतुर्थांश होता है आपका। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे चतुर्थांश क्या होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो पहले सॉल्व करिए, 18 सही 3/4। अब ये सॉल्व कैसे किया था, इन दोनों का गुणा होता है 18 × 4 + 3, तो 18 × 4 + 3 और बटे में जो था वो वही रहेगा, 18 चौको 72, 3 75/4 आया क्या, इसका सोल्यूशन आया। अब आप देखिए 75/4 तो सोल्यूशन है, और वो पूछ रहा है कितने चतुर्थांश हैं, कितने चतुर्थांश हैं। तो आप भाग करोगे किससे, 1/4 से, इससे चतुर्थांश निकालने के लिए। तो 75/4 ये था, और 1/4 से आपने भाग दे दिया ऐसे। ठीक है, अब आपको अगर ये सॉल्व करना आता है तो ठीक है, नहीं हम बता देते हैं आपको। इसमें क्या आप 75/4 और 1/4 आपने ऐसे किया, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले से सबसे नीचे वाले का गुणा कराओगे। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसमें 75 × 4 और बीच वाले दोनों का गुणा करा दोगे, तो क्या होगा 4 × 4। अगर आपकी कोई संख्या ऐसी आती है जिसमें ये लिखा हो 75/4 और 4 बटे, जैसे 4 ही हो उसमें कि मान लो 1/4 की जगह 4 आ रहा था, तो आप इसे 4/1 मान लीजिएंगे। थोड़ी देर के लिए आप 4/1 मान लेंगे और फिर ये रूल अप्लाई करा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, ये था 75 × 4 बटे 4 × 1, तो 4 से 4 कट गया। आंसर आपका कितना आ रहा है, 75 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, देख लीजिए 75। 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे, 75 चतुर्थांश होंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया जाता है, तो योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। अधिकतम संभव संख्या पूछे, अगर आपसे कभी ऐसा पूछे तो अधिकतम कब आएगा, अधिकतम तभी आएगा जब बाईं तरफ यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाए, तो ही तो अधिकतम नंबर होगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सबसे अच्छी चीज़ है आपको बता देते हैं। जैसे ये इसमें 3 पार्ट दिए हैं इसमें, ठीक है, और इसने क्या बोला, अधिकतम योग करने पर अधिकतम संख्या है, तो क्या होगा, आप सबसे अच्छा काम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं आपको दी हों, आप सबसे छोटी संख्या देखेंगे क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ 2 है, तो आप उसे यहाँ लिखेंगे। फिर उससे बड़ी क्या है 3, फिर उससे बड़ी क्या है 4, फिर 5 तो है नहीं तो 6, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 8। ठीक है, या आप बड़ी से यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, सबसे बड़ी यहाँ, उससे छोटी 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 यहाँ। और आप छोटे से स्टार्ट करते हैं तो दाहिनी तरफ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, यही एक अच्छा सा आपका रूल है जिससे आप अधिकतम संभव संख्या, ये जो योग निकालेंगे ना, सबसे बड़ा योग इसी से निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप और किसी ढंग से निकालें तो सबसे बड़ा नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है सबसे बड़ी संख्या यहाँ से स्टार्ट करना, 8, 7, 6, 4, 3, 2, और सबसे छोटी से स्टार्ट करना है तो दाहिनी तरफ से 2, 3, 4, 6, 7, 8। ठीक है, आप समझ गए होंगे, सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे तभी सबसे बड़ी संख्या मिलेगी आपको। आप कुछ नहीं, योग कराना है, 3, 2, 5, 6, 4, 10 की 0, हाथ से लगा 1, और 8, 1, 9, और 9, 7, 16 होता है ना, 8, 7, 15 और 1, 16, 16 से 5 आ गया। देखिए 16 से 5 ऑप्शन नंबर 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है 47। और अगर आप ऐसे करते, आप ऐसे मतलब जैसे कुछ और विधि से करते हैं, लमसम आंसर आप क्या निकालेंगे, 1308 के आसपास का आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप यही वाली विधि का उपयोग करेंगे जिससे आपका 16 से 5 एकदम सही आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाकघर की दरें देखिए क्या है, डाकघर में कहा गया है अगर आप पत्र भेजेंगे तो आप 20 ग्राम या उससे कम का पत्र भेजेंगे तो 5 रुपये लगेंगे आपके, और अगर जितना अधिक आप अगर लीजिए, अगर आपका 40 ग्राम का है तो 5 रुपये तो आपके 20 ग्राम के लग गए, और बचा कितना है 20 ग्राम और बचा हुआ है। जैसे देखिए 20 ग्राम आपका 40 ग्राम का था पार्सल, 40 ग्राम में आप देखिए 20 ग्राम के 5 रुपये हो गए हैं, बचा कितना 20 ग्राम है, तो प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये लगेंगे, तो आपके 5, 2, 7 रुपये लगेंगे 40 ग्राम के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और अगला क्या बोला है, पार्सल का भार। अब ये तो पत्र था, पार्सल ने क्या बोला 50 ग्राम या उससे कम, मतलब 50 ग्राम तक तो आपको 5 रुपये देने हैं, उसके बाद अतिरिक्त जितना भी होगा 50 ग्राम तक, तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप 3 रुपये ही बताओगे, 3 रुपये अधिकतम आपका लग रहा है। ठीक है, जैसे अब इसमें बता दें आपको, जैसे 100 ग्राम था, कोई भी 100 ग्राम आपने देखा तो 50 ग्राम के 5 रुपये ये फिक्स हो गए, और 50 ग्राम और तो 3, ये तो 8 रुपये में 100 ग्राम जाएगा।
ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। देखिए दीपा 2 पार्सल क्रमशः, ये पार्सल हैं, पार्सल का मतलब ये एक 250 ग्राम का, एक 300 ग्राम का, 250 ग्राम और 300 ग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं 250 ग्राम वाले में क्या लगेगा। 250 ग्राम पार्सल था। अब देखिए तो पहले देखिए 50 ग्राम में 5 रुपये, तो पहला 50 ग्राम जाएगा वो 5 रुपये का जाएगा, ठीक है, 5 रुपये का चला गया। अब देखिए बचा कितना होगा यहाँ पे, बचा आपका कितना है 200 ग्राम बचा है, और 50 रुपये के लिए 50 ग्राम के लिए कितना ले रहा है 3 रुपये। 200 ग्राम है तो 5 चौको 20, मतलब 50 50 50 50, 4 टुकड़े तो बचे उसके। जब 4 टुकड़े बचे और एक टुकड़े के लिए, एक टुकड़ा 50 ग्राम का है, एक टुकड़े के लिए 3 रुपये ले रहा है, तो 4 टुकड़ों के लिए कितना लेगा, 3 चौको 12 रुपये लेगा। आ गई होगी बात आपको। ये 250 ग्राम में 50 ग्राम तो गया आपका इतने का, और बचा कितना है आपका 200 ग्राम, और अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये ले रहा है, तो 3 रुपये ले रहा है 50 ग्राम के लिए, तो 5 चौको 20, मतलब 4 टुकड़े रखे हुए 50-50 ग्राम के, तो 4 टुकड़ों के लिए कितना लेगा 12 रुपये लेगा। तो इससे कितने रुपये हो गए 12 5 17 रुपये तो किसके हो गए, सिर्फ 250 ग्राम वाले के लिए। अब आते हैं 300 ग्राम वाले के लिए। 300 ग्राम का भी सेम है। देखिए शुरुआत में 50 ग्राम के आपके पड़ गए 5 रुपये। फिर अब देखिए बचा कितना, अब इसमें 250 ग्राम बचा है, 250 ग्राम बचा है, और 50 ग्राम के 3 रुपये हैं, तो 250 में कितने 50-50 ग्राम के टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं। 250 ग्राम है जैसे आपका ये, तो आप 250 ग्राम के तोड़ेंगे तो कितने 50 50 50 50 50 ऐसे तो तोड़ेंगे आप इसे, मतलब 5 टुकड़े निकल के आते हैं, और प्रत्येक 50 का कितना ले रहा है वो 3 रुपये ले रहा है। तो आप 5 ये हो गए, 5 दिया 15 रुपये हो गए। तो अगले 250 ग्राम का आप कितना दे दोगे, कितना देंगे आप, 3 से 15 रुपये दे देंगे, इसे दे देंगे ना, समझ गए होंगे आप। 50 ग्राम की शुरुआत 5 रुपये लग गए, उसके बाद अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये है, और ये यहाँ पर 5 टुकड़े बनेंगे 250 ग्राम, तो 250 ग्राम का मतलब 5 दिए 15 रुपये हो गए। तो इसमें आपने कितने दे दिए 20 रुपये दे दिए। पार्सल निपट गया आपका, ठीक है। ये किसका था, ये था आपका पार्सल। अब दूसरा क्या चलते हैं, अब उसने क्या भेजा है देखिए, अब आगे पत्र भी भेजे हैं, अब पत्र का हिसाब कर लेते हैं। पत्र के लिए देखिए क्या बोला, एक 20 ग्राम का है, पहला पत्र 20 ग्राम का है, 20 ग्राम। तो देखिए अब इसने क्या कहा, 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपये, तो ये 20 ग्राम वाला तो क्या है 5 रुपये का चला जाएगा, ठीक है, 5 रुपये में इसका काम हो गया। अगला क्या है 35 ग्राम। 35 ग्राम में देखिए 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपये, तो 20 ग्राम जो था वो उसके तो 5 रुपये ले लिए उसने। अब अगले देखिए कितना बचा, 15 ग्राम तो अभी और बचा हुआ है ना इसमें। अब देखिए उसने क्या, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये। अब 20 ग्राम हो या उससे कम हो, लेकिन वो 2 रुपये ही लेगा। बचा आपके पास कितना है 15 ग्राम बचा हुआ है यहाँ पे, तो 15 ग्राम के लिए कितना ले लेगा 2 रुपये आपसे भी और ले लेगा, ठीक है। तो कितने हो गए 7 रुपये हो गए, समझ गए होंगे ना। 35 ग्राम था, 20 ग्राम 5 रुपये पहले ले लिया उसने, और अतिरिक्त जितना भी है 15 ग्राम है, तो 20 ग्राम तक 2 रुपये है, तो 15 ग्राम भी 2 रुपये का ही होगा, तो 7 रुपये ये हो गए। आप सबको ऐड कर लीजिए, 20 और 17 ये थे, कितने हो गए, ये 37 रुपये आपके इधर हो गए, और 7 5 12 रुपये पत्र के हो गए। ये पत्र के पैसे हो गए, और ये पार्सल के पैसे हो गए। तो टोटल कितने हो गए 37 और 12, 37 और 12 हो गए आपके, ठीक है। 7 2 9 3 1 4, आपके कितने रुपए आए देखिए टोटल 49 रुपये आए। 49 रुपये, कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 दिया है 49 रुपये, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 3 49 रुपये सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 49 क्या बोल रहा है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़। क्वेश्चन देखिए थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। पहले देखिए उसने क्या क्या, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, पूर्ण संख्या तो दी नहीं है उसने, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना पूर्ण संख्या क्या है, माना पूर्ण संख्या x, आपने मान ली कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या आपकी x है। अब क्या है, पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो हमने जोड़ दी भाई, 50 में से पूर्ण संख्या जोड़ दी गई, जोड़ दी है, ठीक है। अब अगला क्या बोला, और फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, वही संख्या मतलब पूर्ण संख्या 50 में वही घटा दी जाती है। तो एक तो ये बना दिया अपने इक्वेशन, और दूसरी ये इक्वेशन बना दी। ये देखिए पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है, जोड़ दी, और फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, तो घटा दी। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है, जोड़ पूछ रहा है, तो आप देख लो 50 + x पहली संख्या और प्लस 50 - x दूसरी संख्या, खोल दो, 50 + x तो यही रहेगा, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती, वही जो है वही रहना रहेगा। देखिए ये प्लस का x, ये माइनस का x, दोनों हट गए, कटे जाएंगे, और ये 50 50 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये -x था प्लस x था, इसलिए दोनों को हमने काट दिया।
जैसे मान लीजिए आपका +3 होता और -3 होता तो दोनों कट जाते ना, क्योंकि 3 आप जोड़ते 3 घटाते 0 आता। वही यहाँ पे x हटा दिए, 50 100 बचे हमारे। ठीक है, देखिए 100 आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 100, संख्याओं का जोड़ क्या है 100, यही सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणियों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ट्रेन है, दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से कितने बजे चली है, 15:55 पे चली है। 15:55 का मतलब समझ रहे हैं आप, दोपहर का 3:55 PM। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है। भोपाल देखिए 23:55 मतलब रात में पहुंच गए 23:55, 23:55 मतलब रात का 11 है, 11:55, और ये 12:05। ठीक है, बाकी ये सब समझ में आ जाएगा, 14:02 है ये। ठीक है, ये दिया हुआ समाप्त हो गया। अब देख क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें कथन के बारे में बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला कथन क्या बोला है, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे। तो हमें नागपुर देखना, कहाँ है नागपुर, ये नागपुर है, और चेन्नई तक की यात्रा चेन्नई है। देखिए एक चीज़ हम और आपको बता दें, जैसे इसने कहा है नागपुर से, तो ट्रेन जितने बजे नागपुर आई है आप वहाँ से जोड़ोगे, जितने बजे नागपुर से चली है वहाँ से जोड़ोगे। देखिए आपको बता रहे हैं हम आपको, जब ट्रेन चलेगी वहाँ से, जब नागपुर से छूटेगी और चेन्नई पहुँचेगी, इसी बीच को तो बोलेंगे यात्रा का समय। ये आ तो गई थी देखिए 5:25 पे, लेकिन चली तो 5:35 पे है, 10 मिनट तो खड़ी रही है। तो हम क्या करेंगे, जब नागपुर से चलेगी या किसी भी स्टेशन जब ट्रेन छूटती है और अगले स्टेशन पर जब पहुँचती है, इन दोनों समयों के बीच को समय के बोलते हैं हम क्या, कि ये यात्रा का समय है। ठीक है, खड़े होने को हम यात्रा का समय नहीं बोलते हैं। अब जैसे इस बीच में विजयवाड़ा स्टेशन पड़ रहा है, ये तो आपकी यात्रा का समय होगा ना, क्योंकि आप तो ट्रेन पे बैठे ही होंगे, इसमें आप चलेगी ट्रेन और यहाँ पे आप उतरेंगे, तो बीच वाला सारा समय जुड़ेगा। लेकिन आप जिस स्टेशन से चल रहे हैं, जब ट्रेन वहाँ से चल देगी तब आप समय जोड़ो कि हाँ ये, और दूसरे स्टेशन में जब आप उतरोगे जाके वहाँ पे जब पहुँच जाएगी ट्रेन, उस बीच को हम बोलेंगे कि यात्रा का समय है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट। तो पहले आप निकालेंगे नागपुर से चेन्नई कितना लगा है। देखिए 5 बज के, यहाँ से देखिए आप 5:35 पे हमारी ट्रेन चली थी वहाँ से, और चेन्नई कितने बजे पहुँची है, चेन्नई हमारी पहुँची कितनी है, 20:45 पे। देखिए 20:45 पे पहुँची है, सीधे सीधे जैसे 20:45। हम आपको घटाना नहीं बता रहे, क्योंकि घटाने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है और आपका आंसर हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए आप सीधे सीधे जोड़िए। 5:35 हमने आपको बताया था 12 बजे के बीच में आप इसे जोड़ लिया करिए। ठीक है, जैसे 5:35 था, इसे अगर हम 6 बजाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 30 मिनट 25 मिनट जोड़ देंगे ना इसमें। ठीक है, तो हम आप देखिए यहाँ पे हमने आपको 25 मिनट जुड़वा दिए। अब ये कितना बच गया, यहाँ पे 6 बज गया। अब 7 8 9 10 11 12, तो 6 तो बच चुका है ना, तो 6 से अब 7 में आएंगे तो 1 घंटा होगा, 1 घंटा ये होगा, 2 3 4 5 6, तो 6 घंटे आपने और ऐड कर दिए, तो कितना हो गया, 6 घंटे 25 मिनट पे आपको क्या मिल गया, दोपहर का 12 मिल गया। ठीक है, और ये पहुंच कितने बजे रही है, देखिए पहुंची है ये 20:45, मतलब शाम का 8:45 है। ठीक है, रात का 8:45 है ये, तो 12 तो बच गया था ये 6 घंटे 25 मिनट में, और 8 घंटे 45 मिनट और। ठीक है, इससे आपका सॉल्व सही से जल्दी से हो जाता है। जैसे क्या है, 12 बजे तक आपने जब जोड़ लिया तो 12 बजे तक का क्या आया, 6 घंटे 25 मिनट आ गए, और 12 से सीधे 8:45, तो मतलब सीधे 8 घंटे 45 मिनट जोड़ दिए। 5 5 10, 0 हाथ से लगा 1, 4 2 6 1 7, 8 6 14, तो देखिए 70 आ गया। तो अब आप ऐसे ध्यान देंगे, क्योंकि घड़ी में 70 नहीं बचता है, 60 ही मिनट तो होते हैं सिर्फ घड़ी में, तो 60 मिनट, और ये 70 है तो इधर क्या करेंगे, 60 मिनट इधर उठाएंगे और इधर जोड़ देंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 60 उठाया तो यहाँ उठाया तो 1 15 हो गया ये, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखिए क्या आया, 15 घंटे 10 मिनट आ रहा है नागपुर से चेन्नई का समय। ठीक है, आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। और आगे देख लेते हैं, देखिए एक ही ऑप्शन तो सही होगा इसमें, लेकिन हम सारे देख लेते हैं। नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय, नई दिल्ली ये है और नागपुर आपका ये है। नई दिल्ली कितने बजे चली है, 15:55 पे चली है, देखिए यही देख लेते हैं, ये 15:55 पे चली है, और नागपुर आई है, नागपुर कितने बजे आई, 5:25 सुबह आ गई है, देखिए 5:25 सुबह आ गई। तो देखिए 15:55 पे चली थी, हम इसमें 5 मिनट और क्या करेंगे, इसमें हमने 5 मिनट ऐड करा दिए, 5 मिनट ऐड कराया जैसे ही, तो अब क्या बच गया, 15 था, 16 बज गया, 16 का मतलब 4 बज गया। अब 16 के बाद से 17 में आएंगे, तब आप एक जोड़ेंगे, 17 18 19 20 21 22 23 24, देखिए 3 3 6 7 8 घंटे 5 मिनट हो गए 12 बजाने में से, 12 बज गए,
और नागपुर कितने बजे पहुंच रही है? 5:25 पे, तो 8 घंटे 5 मिनट ये था, और आप 5 घंटे 25 मिनट और जोड़ लीजिए, तो कितने हो जाएंगे? ये 30, 8 5 13, 13 घंटे 30 मिनट, और यहाँ तो 11:30 ही लिखा है, तो ये गलत हो गया। अगला क्या है? भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे। भोपाल से चेन्नई की यात्रा समय, देखिए भोपाल, ये भोपाल आपका, देखिए भोपाल से चली, देखिए 0:05 पे ही थी, मतलब 12 से सिर्फ 5 मिनट तो ये आगे है, तो आपने क्या किया? 5 मिनट आगे है, तो इस 5 मिनट को 1 मिनट हटा लीजिए। आप सोचिए 12 बजे ही चली है, और चेन्नई पहुंची कितने बजे? 20:45 पे पहुंची है, तो जो 5 मिनट हटाए थे अब यहाँ हटा देंगे, तो क्या आएगा? ये 20:40 तो आएगा। यात्रा का समय कितना होगा? 20 घंटे 40 मिनट, और यहाँ क्या लिखा है? 21 घंटे 40 मिनट, ना गलत होगा। अगला दिया है भोपाल से विजयवाड़ा। भोपाल से विजयवाड़ा, ये देखिए भोपाल ये है और विजयवाड़ा ये है। 5 से चलिए आप 5 1 मिनट हटा दो, 14 घंटे 15 मिनट बता रही सीधे सीधे, और 5 इस पर आप जो हटाओगे जोड़ोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 14 घंटे 10 मिनट, और ये बोला 13 घंटे 10 मिनट, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 1, 50 का 1, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे और 10 मिनट का है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन से। ठीक है, आपको बता दिया, जहाँ से ट्रेन चलेगी वो समय देखना, और उसे 12 के साइकिल में बना लेना, चाहे दोपहर का 12 हो या रात का 12 हो, 12 के साइकिल में बनाएंगे, और फिर सीधे आगे आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, वो सीधे आपका समय मिल जाएगा। जैसे आप इसे 12 मान लीजिए 1 मिनट लिए, और हम कहते हैं चेन्नई की यात्रा का समय, तो देखिए चेन्नई में क्या 20:45 पहुंची है, तो ये सीधा वही दिन है, तो 20:45 हो गया, मतलब 20 घंटे 45 दिन, और 5 मिनट और आगे चली थी, तो 5 हमें इससे कम करेंगे, क्योंकि हमने इसे 12 माना था। ठीक है, 12 5 था ये, तो ये क्या होगा? 20 घंटे 40 मिनट होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 सही है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित संख्याओं की कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है? अवरोही का मतलब आपको पता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा होता है अवरोही क्रम। ठीक है, बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा देखिए क्या है? पहले 30 ही सबसे बड़ा है, तो देखिए सबसे पहला, अब ऐसे ऑप्शन आपको करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे कि आप इसे ऑप्शन से कर लेंगे। देखिए सबसे बड़ा क्या है? 30.5 ही है, तो ऑप्शन देखिए 30.5 कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 30.5 ये भी, 30.5 ये भी, 30.5 ये भी, ये गलत है, तो सबसे पहले आप इसे उड़ा दो। 3 बचे ना आपके पास, 30.5। अब कोई बात नहीं, अब दूसरा देखिए 30.5 के बाद क्या है? कोई बड़ा है? नहीं है, 3.5। देखिए अब 3.50, 3.50, 3.05, तो ये तो छोटा हो गया ना, ये दोनों बड़े थे, तो आप इसे भी उड़ा देना सीधे सीधे। अब इन दोनों में ऐसे कंपेयर करके निकालेंगे आप, बड़े आसानी से, बड़ी जल्दी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा ये दोनों ठीक थे, ये भी दोनों ठीक थे। अब आते हैं, देखिए क्या है? 3.05, और ये क्या है? 3.05। अगर आप इसे और खोल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3.05, तो ये बड़ा है या ये बड़ा है? आप देखो कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा है? ये है, तो आप सीधे बता दो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आप ऐसे ही देखिएगा, पहले सबसे बड़ा नंबर देख लीजिएगा, जब सबसे बड़ा नंबर देख लीजिएगा तो देखिए कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, यहाँ से सीधे दिख गया, ये नहीं था तो आप काट दीजिएगा। उसके अगला नंबर देखिएगा, 3.50 था, इसमें भी 3.50, इसमें 3.05, ये छोटा था तो नहीं, ये दोनों बचे, अब ये भी कट गया, और इसमें जैसे ही आया तो आपने देखा कि नहीं ये तो और छोटा, यही बड़ा है, तो आपने सीधे बता दिया कि 51 का 1 नंबर सही है। ठीक है, कल हमने जो आपको क्वेश्चन बताया था दूसरा, उसमें से एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन था कल भी। कल देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था? 59 नंबर क्वेश्चन था। इसमें बोला था आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, ये इसमें कल छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए याद आया, हम आपको बता दें। छोटे से बड़ा पूछा गया, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या था? हमने सबको देख लिया था कि ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, लेकिन यहाँ पे तो 0.77 लिखा है ना, तो सबसे पहले जो हमने ये बोला था आपको कि सबसे पहला नंबर क्या होगा? 7.007 होगा, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 0 कर लीजिए आप। ठीक है, ये मिस्टेक से हो गया था हमसे। ये 007 जो लास्ट में दिया है ना, 077, ये सॉरी 077, तो पहले नंबर पे ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये, और तीसरा आपका ये जो आंसर था ये आएगा। ठीक है, हमने सारी इसको भी 0 ना देख के सबको 7 देख लिया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0.77 दिया है, तो आपका 0.77 पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 वाले नंबर शुरू होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आज के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया है। इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट में बनाए हैं, प्रत्येक पैकेट का बाहर। देखिए बस कुछ नहीं है, आप देखिए ग्राम और किलोग्राम 2 हैं, तो आप सबसे पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें अलग अलग यूनिट्स दिए हों, अलग अलग ये दिए हों मान, तो आप सबसे पहले से एक ही यूनिट बनाएंगे। जैसे क्या होता है? 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो आपने देखा ये 5.3 किलोग्राम था, तो मतलब 5.3 गुणे 1000 कर दिया, तो कितना आ गया? 5300 ग्राम आ गया। ठीक है, आप सामान लेने जाते हो तो आपको पता होगा ये 5300 ग्राम। दूसरा क्या है? 2100 ग्राम। दूसरा आपने क्या देख लिया? 2100 ग्राम हो गया किशमिश। ये क्या था आपका? ये बादाम था, ये हो गया है किशमिश।
ठीक है 2100 ग्राम। और अब अगला क्या बचा, काजू को मिलाया 2.2 kg, 2.2 इंटू 1000 मतलब कितना आ जाएगा, 2200 ग्राम आ जाएगा। ठीक है 2200 ग्राम आया। 2200 ग्राम आप इसे इसमें और ऐड कर देंगे। 2200 ग्राम कितना हो गया, 0 0 3 1 4 5 6 और 5 4 9, टोटल कितना आ गया आपका 9600 ग्राम आ गया है। ठीक है 9600 ग्राम मतलब 9 किलो 600 ग्राम। अब इसने देखिए 2 दर्जन पैकेट बनाए थे, 2 दर्जन पैकेट मतलब 1 दर्जन बराबर 12 पैकेट, तो 2 दर्जन बराबर 12 गुणा 2 मतलब 24 पैकेट हो जाएंगे। तो अब देखिए टोटल कितना था आपके पास 9600 और यहाँ कितना था आपका 24। तो अब 24 से आप जब इसे भाग करेंगे तो 24 से क्या होता है, 24 चौको होता है 96, खत्म हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ आएगा तो डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब क्या आपका 400 ग्राम का एक पैकेट निकल के आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा 400 ग्राम होगा। ठीक है आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है, एक बीकर में 3/7 भाग पानी है। ठीक है एक बीकर में 3/7 भाग पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बीकर की धारिता हमें पता नहीं बीकर की धारिता, तो आप क्या करेंगे, माना बीकर की धारिता कितनी है, बीकर की धारिता हमने मान ली x लीटर है। ठीक है हमें नहीं पता था x लीटर है। देखिए 3/7 भाग पानी से भरा है इसका, तो बचा कितना भाग होगा, तो अगर हम x में 3/7 भाग इसका हटा दें तो पहले तो x का 3/7 निकालोगे कितना होता है, तो ये क्या होता है 3x/7 होगा। ठीक है 3x/7 भाग पानी में भरा है, पूरा x माना था हमने, 3x/7 भाग पानी में भरा है और खाली कितना बचा है, तो आप x में से 3x/7 माइनस कर दो, तो देखो 7x माइनस 3x/7 हो जाएगा। मतलब 7 आपने एलसीएम लिया, फिर यहाँ 1 था, 7 एकम 7 तो ऊपर 7x, 7 में से 3 घटाया कितना आया 4, तो 4x/7। ये क्या है 4x/7 वो है जितना पानी इसमें और भरना था। तो यही देखिए क्या दिया, ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी भरना है। हमने जो माना है उसमें कितना भरना है, उसमें हमें भरना है कितना 4x/7, हमें भरना 4x/7, तो उसने कहा यही वैल्यू 16 लीटर है, तो बराबर रख दो 16 लीटर के। ठीक है तो आप देखिए 4x बराबर ये 7 को नीचे भाग में था, यहाँ चला जाएगा गुणे में हो जाएगा, और यहाँ पे x था ये गुणे में था ये भाग में चला जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही ना आपको, हमने जो x माना था x लीटर में जितना भरा था वो माइनस कर दिया, तो बचा खाली कितना, इतना ही भरा है, और इसी खाली को भरने में बोल रहा है 16 लीटर, इसलिए हमने कहा ये दोनों वैल्यू बराबर हैं और बराबर कर दी। तो देखिए 4 चौको 16 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 चौको 28 आ गई है। ठीक है x कितना माना था, पूरा x माना तो टोटल था कितना बीकर में पानी आएगा, तो ये क्या x की वैल्यू तो आई है, x की वैल्यू मतलब टोटल कितना पानी डालना था वही पूछ रहा, बीकर की धारिता कितनी थी, तो टोटल पानी कितना आएगा उसमें, देखिए ऑप्शन नंबर 3 28 लीटर दिया है, तो 53 का क्या होगा, 53 का ऑप्शन नंबर 3 28 लीटर सही होगा। ठीक है चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। ठीक है प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। तो देखिए पहले पूरी बचत निकाल लीजिए, बचत कितनी होगी इसकी, सोमवार के दिन इसने की थी 50 रुपये की, फिर बुधवार को की थी 100 रुपये की, फिर अपने शुक्रवार को की थी उसने कितने की 80 रुपये की। ठीक है ये सोमवार का मंडे का था और ये वेडनेसडे का था, ये आपका फ्राइडे का था। तो आप इसे ऐड करो 100 50 80 0 8 5 13 3 से लगा 1 2, मतलब 230 रुपये वो एक हफ्ते में बचा पाती है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, रविवार को उसने 60 रुपये खर्च कर लेती है, तो 60 इसी से खर्च करती है ना, तो अब माइनस करने पड़ेंगे 60, 0 13 13 में से 6 चली जाएगी आपकी, 4 3 7 बचेगा और 170 रुपये बचेगा आपका। ठीक है देखिए 230 रुपये तो बचत की थी, 60 रुपये उसने खर्च किए, तो अब इसी से खर्च कर लिए, बचे कितने अब 170 रुपये बच रहे हैं। और उससे फ़ोन कितने का लेना, 5950 रुपये का लेना है। अब आप सोचो 5950 रुपये का उसे फ़ोन लेना है और 170 रुपये महीने बचा रही है, तो अब 170 70 70 कितने बचेंगे, तो पार्ट अगर निकालने तो हमें 170 का इसमें भाग कर दें कि कितने भाग बचेंगे हमें, कितने सप्ताह, एक सप्ताह का भाग यही है ना बचत का, तो हमें कितने सप्ताह और सेविंग करनी है, तो सीधे हम भाग दे देंगे, एक 0 से 0 डाल लीजिए, अब 17 का भाग कर लीजिए आप 595, 17 दूनी 34 17 तिया 51, बचा कितना 8, 17 अपना 85, खत्म हो गया, कितना आया 35 आया आपका। ठीक है देखिए 5 ये आपका टोटल मोबाइल कितने का था 5950 का था, और आपने देखा 170 रुपये हमें बच रहे हैं, तो 170 एक टुकड़ा है, तो हमें कितने टुकड़े और करने पड़ेंगे, तो हमने भाग कर दिया, मतलब 35 टुकड़े, ये एक सप्ताह का टुकड़ा था, तो कितने सप्ताह लगेंगे अब हमें 35 सप्ताह, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है 54 का ऑप्शन नंबर 1 35 सप्ताह आएगा।
ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन एक और आया अच्छा सा। 55 नंबर क्या कह रहा है, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सम संख्या बोल रहा है। देखिए चलो चेक कर लीजिए कौन सी सम संख्या नहीं है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। ठीक, पहला तो हो गया। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ। सार्वगुणज का मतलब हमने आपको बताया था, क्या था, मासा होता है कि लासा होता है, सार्वगुणज। सोचिए वो सार्वगुणनखंड था, ये क्या है, लासा है सार्वगुणज। ठीक है, सार्वगुणज। अब देखिए क्या अब ये तो हमने पहले देख लिया, ठीक है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगला जो दिया है वो और अच्छा दिया है, इसलिए आप पहले सारे पढ़ लोगे ऑप्शन क्या दिए हैं। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। 9 गुणनखंड जानते हैं आप, 9 गुणनखंड कितने होंगे। अब या तो हम सबके गुणनखंड करके देखें, है ना। तो अब क्या है हमारा 9, मेरे कुल 9 गुणनखंड है, ये भी काम नहीं आएगा, लेकिन आपका दूसरा ऑप्शन आपका काम आ जाएगा। सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, लासा। आप निकाल लीजिए लासा, क्या आएगा आपका 3 का 2 से करेंगे 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 2 3 6, फिर 2 से करेंगे 3 1 3 और 3 से 2 दूनी 4 4 3 12 आ गया। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, लासा क्या है इसका 12। सार्वगुणज कितना आ गया 12। अब ये देखिए 3 4 6 का सार्वगुणज मतलब 12, तो मतलब इन सारे फैक्टर्स में 12 तो होगा ही ना। अब आप 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, जो ना आता 12 के पहाड़े में बस वही आपका आंसर गलत होता जाएगा, जो आता है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि इसने बोला था 3 4 6 का सार्वगुणज है, मतलब 3 4 6 से इस संख्या को डिवाइड होना ही चाहिए। तो हमने तीनों संख्या का डिवाइड निकाल के देखा, क्या है 12। देखिए 12 दूनी 24 आता है, 12 3 36, 12 चौक 48, 56 नहीं आता है। तो कौन सी संख्या हूँ, बताइए आप कौन सी संख्या बोल रहा है। मैं 2 अंकों की एक सम संख्या हूँ, 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ बोला है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इससे आपने निकाल तो लिया कि आपके एक आंसर गलत हुआ है सिर्फ आपका, ठीक है। अभी लेकिन 24 36 48 और पूछ रहा है मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो देखिए 9 गुणनखंड, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 48 लग रही है आपको, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, निकाल के तो देखना ही पड़ेगा सबके। 24 के निकालिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3, तो ये तो 4 में ही खत्म हो गया, नहीं होगा। 36 देखिए आप, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 नेम 18 और 3 तिरका 9 3 एकम 3, ये भी 4 में खत्म हो जाएगा। 48 देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3। क्या देखिए मेरे कुल 9 गुणनखंड है, क्या किसी के 9 निकल रहे हैं क्या, नहीं निकल रहे हैं किसी के 9। देखिए अब आप मेरा सबसे पहला, आपने जो आपको बताई थी एक ट्रिक आपको, ये आप अगर ऐसे निकालेंगे तो आप ऑप्शन को गलत कर लेंगे। आपको कैसे निकालने हैं, हमने आपको बताया था 24 था, तो कैसे निकालेंगे 2 गुणे 12। आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी, तब आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फंस गए, देखिए 3 ही 21 से फंस गए हैं, तो हम निकाल लेते हैं। हमारे पास यही एक ऑप्शन है। 2 से 12 का किया, 3 से जाएगा क्या, 3 अट्ठे 24 जाता है, 4 से 4 छिंग 24, 5 से जाएगा नहीं, 6 से देखिए 3 3 6, मतलब इसके टोटल गुणनखंड कितने निकले, 6 निकले हैं, ठीक है। अब आप 36 का देख लीजिए, 36 से क्या निकलेंगे, 1 गुणे 36, 2 गुणे मतलब 13 दूनी 18 दूनी 36 होता है, 18 2 गुणे 18 हो गया। 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4 से देखेंगे तो 4 नेम 36 होता है। 5 से जाएगा नहीं, 6 चरंग 36 होता है, ठीक है, 6 चरंग 36 हो गया। अब 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा क्या, 9 चौको 36, 4 नेम 36 तो हो चुका है ना आपका, ठीक है। अब आपने देखा कितने गुणनखंड हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुणनखंड हो गए, ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शन आपका यही है, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है ना, एक तो इसमें भी होगा, सबसे होगा। देखिएगा जैसे 2 गुणे 12 दिया था हमने, तो यहाँ पे 1 गुणे 24 भी तो होता है सबका, 1 गुणे 24 भी रखेंगे, तो एक तो सबका होता है, एक नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए टोटल कितने बचे, बाकी 9 ही बचे हैं। लेकिन आप 48 का भी ट्राई करके देख लीजिए, 1 गुणे 48, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 चौको 8, 2 से फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 3 छंग 18, 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, 5 से जाएगा नहीं, 6 से 6 48 होता है, 6 गुणे 8 अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके भी कितने हो जाएंगे, आप देखो यहाँ से, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए अब इसके भी 10 हो रहे हैं और 9 इसके भी हो जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 और 1 हटाते तो हम 9। अब मान लीजिए इसके और इसके तो एकदम सेम टू सेम ही आ गए। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपने छोटी सी मिस्टेक की जो ध्यान नहीं दिए। आपने क्या किया, 6 और 6 का रिपीटिशन ले लिया, देखिए 2, और हमने आपको बताया था नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 6 2 जरूर है, पर आप इसे एक ही मानोगे। अब एक इसमें हम सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि दोनों में 1 है और दोनों में 10 10 आ रहे हैं, तो एक ये कम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये 10 ना होके बचेंगे कितने, अब ये 9 बचेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 9, मतलब 36 आएगा इसका आपका, ठीक है। 55 का ऑप्शन नंबर
3, 36 ही आपका आंसर होगा, क्योंकि 6 और 6 रिपीट हो रहा है। लग तो रहे हैं आपको ये 10 हैं, पर 6 और 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए माना क्या जाएगा, एक ही माना जाएगा ये, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका 3, 36 सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 56 है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग बना लिया आपने ऐसे, 10 सेंटीमीटर भुजा है, और यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। देखिए इसका परिमाप अगर खुला है और वो दुगुनी करने पर, तो हम देख लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। आपने 10 सेंटीमीटर माना तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो आपने किया 4 गुणे 10, ये तो था 4 गुणे हो जाए 40 हो गया इसका परिमाप, ठीक है। तो जो आपको दिया था वर्ग, उसका तो परिमाप 40 हो गया है। अब उसने क्या बोला है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, तो वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो दोगुनी तो कितनी हो जाएगी, अब 20 हो जाएगी आपकी। और इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणे भुजा मतलब 4 गुणे 20, तो 4 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80। ये देखिए ये 40 था और भुजा दोगुनी करने से क्या आ गया, 80 आ गया है, तो परिमाप भी तो डबल हो गया है। तो देखिए आपका आंसर दिया हुआ है 2 गुना, ठीक है। तो आपका 56 का आंसर नंबर 3 2 गुना हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 57 नंबर पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित। देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बोलता तब तो ठीक था, लेकिन उसने एक वर्ड क्या बोला है, सममित, दोनों की रेखाएं हैं। सममित का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, ठीक है। तो जैसे x लोगे आप, तो x ही एक ऐसा है, देखिए आप इसे ऐसे करिए, बराबर बराबर बांटता है, और थोड़ा तिरछा कर दीजिए तो ये x, हाँ ये तो होगा, c होगा ही नहीं, y नो, ए हो सकता है, लेकिन अगर सम्मित ना बोलता तो, क्योंकि ये ऐसे ऐसे काट रहा था, लेकिन सम्मित का मतलब है बराबर बांटना, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, सिर्फ एक्स बचा है। सम्मित का मतलब होता है दोनों को बराबर बांटना, तो ये एक्स ही होता है जो बराबर बराबर बांटता है, ठीक है। इसलिए 57 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं आपको 58 नंबर की तरफ। देखिए 58 जो दिया है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन उठाकर किया है इन्होंने। ये जितने में पावर नीचे लगी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये 10 बाइनरी, सीधे जब इसे सॉल्व करोगे तो 10 की पावर में निकलता है। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, इसे हम सॉल्व करें तो आपको बता देते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए संख्या आपने देखी कितनी है, यहाँ पे 5 हैं, देखिए 2 और 2, 5 संख्या है, और इसने क्या दिया है 2। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 2 की पावर 5 थे तो हम एक संख्या कम लेंगे, 1 2 3 4 5 थे, एक कम लेते हैं हम, 2 की पावर 4 और गुणा 1 इससे, फिर प्लस 2 की पावर 3 गुणा 1 इससे, और फिर प्लस 2 की पावर 2, अब ये 0 आ जाएगा तो गुणा 0, प्लस 2 की पावर 1 गुणा 1 प्लस 2 की पावर 0 गुणा 1। इतना करेंगे हम, देखो 2 था इसलिए हमने 2 की बेस और जितनी पावर होती है उससे एक कम पावर लेके 4 3 2 1 रखेंगे, और जो संख्या उठाएंगे तो 4 के साथ पहला 1, इसके साथ ये 1, इसके साथ 0, इसके साथ 1, इसके साथ 1, इसके से पूरे खत्म कर लेंगे, 4 3 2 1 0 तक का, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 4 कितनी होती है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, ये 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 और 0 से तो ये खत्म ही हो गया, 2 1 कम 1 तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 गुणा 1, 2 की पावर 0 मतलब 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो नंबर आता है 1, और अगर 1 है तो नंबर आता है वही जो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया, 2 की पावर 1 2 गुणा 1 2 ले लिया, 2 की पावर 0 मतलब है 1 गुणा 1 ले लिया, ठीक है। 16 और 2, या आप ऐसे 16 और 8 24, 25 26 1 27, तो आंसर कितना आएगा आपका 27, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये सॉल्व ऐसे ही होता है। आपको बता देते हैं जितने नंबर थे उससे एक बड़ी पावर हो जाएगी, ठीक है। जब बड़ी पावर हो गई, बड़ी पावर जब हो गई तो बड़ी पावर आपने देखी 5 थी तो एक छोटा लोगे बस 4, एक जैसे हमने 4 3 2 1 0, क्योंकि यहाँ पे एक 0 भी लिया जाता है इसलिए क्या होता है, एक पावर छोटी कर ली जाती है, ठीक है। तो आपने ऐसे सॉल्व कर लिया, तो ऑप्शन नंबर आपका 58 का 1 सही हो गया, 27, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 59। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है, ठीक है। चतुर्थांश हमने आपको बताया था, ये 1/4 का जो ये एक अंश है ये क्या होता है, चतुर्थांश, ठीक है। इसमें देखिए कक्षा 3 के छात्र को बताना है 1/4 चतुर्थांश, इसी को बोलते हैं, चतुर्थांश को 1/4 बोलते हैं, कि संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करना पड़ेगा। देखिए पहला, चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट्ट पर लिखना। चतुर्थांश का कोई प्रतीक ऐसे आप बना नहीं पाएंगे फिलहाल, ठीक है, आपको यही बनाना पड़ेगा पूरा। ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना। देखिए आपने ठोस पदार्थ ले लिया एक ऐसा, कोई भी स्लेट ले लिया, कुछ ले लिया और उनमें ऐसे ऐसे लाइन की थी, ठीक है। हाँ, तो ये पहला दिखाया जा सकता है कि ये बनता कहाँ से।
तीसरा क्या, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक कोई बड़ा बोर्ड ले लिया आपने, उसको आपने बांट के दिखा दिया, दूसरा बी ऑप्शन। ठीक है, फिर क्या हमने ऐसा ही एक चित्र बना के दिखा दिया, मतलब बना बनाया दिखा दिया, तो ये सी हो गया। और फिर लास्ट में श्याम पट्ट पर भी लिख के बता दिया। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, बी सी ए। देखिए ऑप्शन क्या है, बी सी ए, ये दूसरे नंबर पर रखा हुआ। ठीक है, बी सी ए आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4 गुणे, और अब देखिए कोई नंबर दिया नहीं है, तो रिक्त स्थान की जगह आप तुरंत एक्स मान लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए ऐसे, 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4 गुणे एक्स, यही तो है देखो। ठीक है, यही है। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों गुणे में है तो आप भाग में लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, 72 गुणे 28 बटे 36 गुणे 4 बराबर एक्स। ठीक है, अब आप देखो 36 था, 36 दूनी 72, ये तो सीधे हो गया, और 4 से काटा तो 4 सत्ते 28 हो गया। तो एक्स की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 7 दूनी 14 आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन इसने वैल्यू पूछी नहीं है। ऑप्शन क्या दिया है, देखो पहला ये 7 का गुणज है, हाँ है, तो ये भी सही है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं, तो ये गलत हो गया। 10 से कम है ना, ये भी गलत हो गया। एक सम संख्या है, हाँ ये भी है। 56 का गुणनखंड है, देखो 14 चौको 56 होता है, तो 56 का गुणनखंड है। तो कौन कौन से सही हो गए आपके, ए सही हो गया और आपका डी सही हो गया और ई सही है। तो क्या इसका आंसर होगा, ए डी ई। ठीक है, आपने सीधे निकाल लिया और फिर सारे चेक कर लिए, ए डी ई। तो देखो है किसी में ए डी ई, ये लिखा है तीसरे में। ठीक है, 60 का तीसरा ए डी ई होगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। जो नंबर दिया था आपने एक्स मान लिया, एक्स से इसकी वैल्यू निकाल ली, गुणे में थे इधर से लेकर भाग, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। 14 में फिर हमने आंसर चेक कर लिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए डी ई तीनों सही निकल रहे हैं। ठीक है, ये सीटेट का आपका 8 जुलाई को जो पेपर हुआ था, 8 जुलाई 2019 का पेपर है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ। ठीक है, थैंक यू।